हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सेल है आपका, ये सेल आपके जुड़े हुए हैं इस तरह से। आपको पता है ये कौन सा है? ये आपका हो गया जाकर के सीरीज़ में, ये सीरीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है? अब इस तरह से अगला जो है आपका, इस तरह से हमने फिर ऐड कर लिए। ये एक सिस्टम अरेंजमेंट और मैंने डेवलप किया यहाँ पर। क्लियर होगी बात? ये हो गया। इस तरह से और कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से लगातार जो है बहुत सारे जो हैं आपके ग्रुपिंग ऑफ सेल पॉसिबल हैं। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया इनका कैपिटल आर। और यहाँ पर भी जो है आपने मिक्स्ड ग्रुपिंग इस तरह से कर ली। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब वो आपको सीरीज़ में भी मिलेंगे और आपको पैरेलल में भी मिलेंगे, दोनों में ही मिलेंगे। गॉट द आइडिया? कैसे वो बताता हूँ आपको। जैसे कि ये हैं आपके, ये सारे आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में ऐड हो रहे हैं। ये वाले सारे आपस में सीरीज़ में ऐड हो रहे हैं और ये वाले सारे आपस में सीरीज़ में ऐड हो रहे हैं। लेकिन ये वाला सारे के सारे कोई एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एक इफेक्टिव बैटरी बनाएंगे। ये सारे मिलकर के एक इफेक्टिव बैटरी बनाएंगे और ये सारे मिलकर के एक इफेक्टिव बैटरी बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? खूब अच्छी तरह सोचो। तो ये जो है इफेक्टिव बैटरीज बनाएंगे। ये सारे मिलकर के, ये सारे मिलकर के एक सिंगल बैटरी बनाएंगे। ये सारे मिलके एक सिंगल बैटरी बनाएंगे। ये सारे मिलके एक सिंगल बैटरी बनाएंगे। अब वो जो बैटरीज होंगी या वो जो सेल्स होंगे वो आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये सारे किस में? सीरीज़ के अंदर हैं। ये सीरीज़ के अंदर है, ये सीरीज़ के अंदर है। लेकिन इनकी जगह जब आप एक सिंगल सिंगल सेल यूज़ कर लोगे जिनकी ताकत इन सब की ताकत के बराबर होगी, तो ये तीनों आपके, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। गॉट द आइडिया? अब देखो बेटा, इसमें कैसे करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारा एक सेल है उसका ईएमएफ कितना है? ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। क्लियर है? तो ऐसे कितने आपके यहाँ पर सेल जुड़े हुए हैं सीरीज़ में? मैंने मान लिया टोटल एन आपके सेल जुड़े हुए हैं। कितने सेल जुड़े हुए हैं? एन सेल्स जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि जब सीरीज़ में सेल जुड़ते हैं तो ई इफ़ेक्टिव कितना आता है? ई इफ़ेक्टिव आता है बेटा जब सीरीज़ में जुड़ती हैं चीज़ें, सीरीज़ का केस मैं बता रहा हूँ, वो आ जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या आ जाता है? E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 EN। अब क्योंकि सारे के सारे ई वाले हैं तो ये E प्लस ई प्लस ई प्लस डैश 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 ई। कितनी बारी? n टाइम्स। कितनी टाइम्स? n टाइम्स। तो इफेक्टिव आपका EMF कितना आ गया? n इंटू ई आ गया। ये आपका ई इफेक्टिव सीरीज़ का आ गया जब हमने सीरीज़ को चेक किया तब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्या कितने का हो जाएगा? एन ई का हो जाएगा। ये वाला कितने का हो जाएगा? एन ई का हो जाएगा। ये वाला कितने का हो जाएगा? एन ई का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैंने मान लिया कि एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये रही, और ऐसे करते करते हमारे पास कितनी रो हैं? एम रोज हैं। कितनी रो हैं बेटा? एम रो हैं। एम रोज जो है आपकी पैरेलल के अंदर है। क्लियर है? तो अब जरा दिमाग लगाओ, आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि जब हमारा सेल इस तरह से होता है, जब हमारा सेल इस तरह से होता है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरह से, क्लियर होगी बात? जब आपका सेल इस तरह से जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो आपका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होता है? इस पूरे सिस्टम के बराबर जो टक्कर ले ले वो एक सिंगल सेल कितने का होता है? वो एक सेल की ताकत के बराबर होता है। जो इस सेल की ताकत है या इस सेल की ताकत है या इस सेल की ताकत है, किसी भी एक के बराबर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा वो? क्योंकि इसकी ताकत कितनी थी? एन ई। इसकी कितनी है? एन ई। इसकी कितनी है? एन ई। क्लियर होगी बात? तो एक सिंगल की ताकत के बराबर होगा, मतलब एन ई के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एन ई के बराबर हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आपको, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया कि जब सीरीज़ में जुड़े तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? एन ई। और जब ये एन ई आपके पैरेलल में जुड़ेंगे तो इफेक्टिव आपका ईएमएफ कितना आएगा? अब ई इफेक्टिव कब? जब पैरेलल में ले रहे हो। किसको ले रहे हो? पैरेलल में ले रहे हो। तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल के हिसाब से आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका एन ई। समझ में आया कि नहीं आया? वो आएगा आपका एन ई। बोलो बेटा, इतनी बात में कोई दिक्कत है? इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जो आंसर आ रहा है इफेक्टिव ईएमएफ वो आपका एन ई आएगा, इतने सारे सेल का। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ आ जाएगी।
अब इसके बाद ये जो कुछ भी कहता है हम वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ये करंट पूछ ले या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी अगर पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ज़रा दिमाग लगाओ, जब ये सारे के सारे सेल आपके जब सीरीज़ में जुड़े थे, ये सारे के सारे जब सीरीज़ में जुड़े थे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आया था, आर इफेक्टिव कितना आ गया था बेटा, क्योंकि ये सब सारे सीरीज़ में हैं तो इनका रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा। कितनी बार हैं ये, n टाइम्स हैं। कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस केस में, आर इफेक्टिव आ जाएगा n इंटू आर। क्लियर होगी बात। अब ज़रा दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या है, एक जो पहली रो है आपकी, जो पहली रो है उसकी जगह आपने एक इफेक्टिव ये लगा दिया, दूसरी में ये लगा दिया, तीसरी में ये लगा दिया। क्लियर है। तो ऐसे करते 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 कितनी m रो है आपके पास, कितनी रोज़ हैं, m रोज़ हैं, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो आप ज़रा दिमाग लगाओ, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना nr, इसका कितना nr, इसका कितना nr, इसका कितना nr, कितने टाइम्स है, m टाइम्स है। कितने टाइम्स है ये रेजिस्टेंस, m टाइम्स है। तो 1/r डैश इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल। इंडिविजुअल का क्या, रेसिप्रोकल। इस तरह से आ जाएगा आपका जा करके nr। कितने टाइम्स, m टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स आ जाएगा, m टाइम्स आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, m बार ही होगा आपका इतना रेजिस्टेंस। तो nr तो हो गया क्या आपका एलसीएम हो गया, और 1 + 1 + डैश 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 1 कितनी टाइम्स आएगा, ये आएगा आपका m टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, m टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है। और ये चीज़ किसके इक्वल होगी, 1/r इफेक्टिव के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। तो अब कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा, ऊपर से m आ जाएगा, नीचे से nr आ जाएगा, और 1/r इफेक्टिव आ जाएगा। तो r इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी nr/m। कितनी आ जाएगी, nr/m, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इससे आपको बड़ी आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। r इफेक्टिव आपका nr/m आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, सारे सेल मिल करके I कितनी देंगे करंट, वो देंगे इफेक्टिव EMF डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव फाइनल। कितना आया, तो इफेक्टिव EMF कितना आया था बेटा, NE, और R इफेक्टिव कितना आ रहा है, nr/m। ये m कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये जाएगा NE × m/nr। इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EM/r। ये आपकी करंट आएगी टोटल, सिस्टम टोटल इतनी करंट आपको दे देगा। बेटा नहीं समझ में आया, ये चीज़ आ जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना आया और ये आ गया आपका फाइनल करंट इतनी देगा ये सेल। गॉट द आइडिया, इतनी करंट आपको मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। प्रॉब्लम आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर 39। ये कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब EMF की वैल्यू पूछ रहा है। EMF क्या होता है, ये मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस है। मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस है जब मैं बैटरी से कोई भी करंट नहीं ले रहा हूँ। समझ में आ गया, जब मैं बैटरी से कोई भी करंट नहीं ले रहा हूँ उस वक्त जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, EMF। ये आपकी बैटरी है और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड निगेटिव है। अभी मैंने इस बैटरी से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा है, ना कोई बल्ब जुड़ा है, ना कोई पंखा जुड़ा है, ना कोई फ्रिज जुड़ी है। इस वक्त जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, EMF। ठीक है। अब इसकी SI यूनिट पूछ रहा है, EMF की SI यूनिट बेटा ये होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। ध्यान रखना आपको, जब आप बैटरी से कोई भी करंट नहीं ले रहे हो उस वक्त जो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी SI यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या कहता है, इज इलेक्ट्रिक करंट ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। 100% स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है एक्सप्लेन करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये एक वायर है A से लेकर के B तक, ये आपका एक वायर है और इसमें जो है 2 एम्पियर की करंट जा रही है। क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया A, यूँ ले गया, फिर यूँ ले गया, ठीक है, और फिर जो है मैं इस तरह से ऐसे करके ऐसे ले आया, यूँ ले आया। तो ये पॉइंट मेरा A था और ये पॉइंट मेरा B है। क्लियर होगी बात। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये टोटल 2 एम्पियर की करंट है, तो इसमें भी कितनी जाएगी, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। A से B की तरफ तो यही करंट जाएगी। मैंने क्या किया, वायर को AB को इस तरह से फोल्ड कर लिया, इस तरह से मोड़ लिया, एक शेप दे दिया, एक मैंने इसको शेप दे दिया, ट्रायंगुलर शेप दे दिया। कैसा शेप दे दिया,
ट्राइंगुलर शेप दे दिया। क्लियर होगी बात? इस शेप को देने से देखो क्या फ़र्क पड़ा। अब करंट कितनी है, इसमें 2i जाएगी, यहाँ भी 2i जाएगी और यहाँ पर भी 2i आएगी। समझ में आया? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते। क्या लगा देते? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लेते। तो उससे तो फिर ये करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती। ज़रा दिमाग लगाओ, करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाती। जैसे और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपका यही वायर है, इसको आपने कुछ इस तरह से टर्न कर लिया होता है, यूँ कर लेते, यूँ कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, इस तरह से कर लेते, तो वेक्टर सम से तो वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाती। नहीं समझते? अगर ये वेक्टर फॉर्म होती तो मान लो मैंने ए और बी के बीच में 2 एम्पियर की करंट डाल रखी है। कितनी है? 2 एम्पियर की करंट है आपकी, 2 एम्पियर। क्लियर होगी बात? तो अगर इस तरह से वेक्टर सम इसका पॉसिबल होता तो मैं देता तो 2 एम्पियर की करंट, और वेक्टर सम से वो कितनी हो जाती? कई गुना ज़्यादा हो जाती। तो ये तो फिर बात ही बदल जाती। समझ गया कि नहीं? हम जितनी करंट चाहते उतने ज़्यादा उसको फोल्ड या शेप दे देते, उतनी ज़्यादा करंट हमें मिल जाती। तो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ये बात अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ, एक आपने +1 में पढ़ा था ना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे आपकी करंट वेक्टर जुड़ जाते थे ना, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो तीसरा वेक्टर ये रहा आपका, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कुछ मान लो 5 या 6 आ गया आपका जा करके, ऐसा हो जाता था। लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करती हैं। समझ में आ गया? तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। वैसे इनमें डायरेक्शन होता है कि यहाँ करंट लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर होगी बात? इसी को बेटा मैं और थोड़ा सही ढंग से बताने की कोशिश आपको करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। एक वायर ये रहा आपका, इसमें जा रही है 2 एम्पियर की करंट, और यही आपका इस तरफ मैंने यूँ मोड़ दिया, तो इसमें भी कितनी जाएगी? 2 एम्पियर की करंट। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करती तो मैं कह देता ऐसा करो कि इसके अक्रॉस ये लगा दो, इस तरह का वायर। क्लियर होगी बात? इस तरह का वायर लगा दो। या और आसान कैलकुलेशन करने के लिए बताता हूँ, एक ये वायर है, इसमें 2 एम्पियर की करंट है, और इसी वायर को मैंने इस तरह से कर दिया आगे, तो इसमें भी कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पियर की करंट जाएगी। तो कोई आके आपसे कहे कि ऐसा करो, इस वाले पॉइंट को इस वाले से पॉइंट को मिलाते हुए ये आप एक वायर डाल दो। ठीक है? तो इस वायर में कितना करंट आ जाना चाहिए? √8 एम्पियर का। कितना आ जाना चाहिए? √8 एम्पियर का। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। √8 कैसे आया? क्योंकि मैंने इसको जो है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 ऐड करोगे तो 8, तो उसका अंडर रूट क्या आएगा? √8 आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू जो है ग्रीन वाले पोर्शन में तो इंक्रीज़ कर गई। तो इस तरह से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इस तरह से होता नहीं है इसके अंदर। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन देखो, वाई इज ए करंट नॉट पॉसिबल विदाउट द सोर्स ऑफ EMF। करंट क्यों नहीं पॉसिबल है बिना EMF के? इसका रीज़न क्या होगा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये होता है, देखो बेटा, करंट का मतलब चार्ज का फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है? फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका जो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। कैसे हो जाता है? स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली। क्लियर होगी बात? स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है नेचुरली, ये नेचुरली हो जाता है। क्लियर है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें और ये अपने आप जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चला आएगा। लेकिन अगर हमें उल्टा करना पड़ जाए, हमें ये करना पड़ जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल पर है और ये हमें लाना कहाँ है? हाई पोटेंशियल पर लाना है, तो बिना EMF के या बिना एक्सटर्नल फोर्स के आप ऐसा कर नहीं पाओगे। समझ में आ गई बात? तो आपका चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है ही नहीं। गॉट द आइडिया? इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? EMF की ज़रूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। क्लियर है? ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो पहला तो है बेटा, इसका जो रेजिस्टेंस है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? R शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम, R शुड नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा ना हो कि टाइम चेंज होने पर
आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, इसमें टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ इसका जो वेरिएशन है ना, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज के साथ जो है आपकी जो आर की वैल्यू है ये चेंज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा काम बदल जाएगा, दिक्कत आएगी हमें। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो होते हैं जो टेम्परेचर चेंज होने पर जल्दी से अपने रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं। उससे अगला है आपका, वो ये कहेगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए इसकी। ठीक है, ये जो है जब इसके अंदर से चार्ज पास होगा, मतलब आप इसके अंदर से करंट को पास करोगे, आई इसके अंदर से जाएगी तो करंट जाएगी, तो बेटा ये ओवर हीट ना हो जाए। ध्यान रखना, आपका अगर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है तो ओवर हीटिंग को अवॉइड करना होगा, ओवर हीटिंग नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो ये आपके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। आर टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, और जब करंट पास हो इसके अंदर से तो इसकी ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ आपके स्टैंडर्ड जो है रेजिस्टेंस के अंदर होनी चाहिए। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा क्वेश्चन है, ये कहता है व्हाट आर द मटेरियल्स जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, आपको ये बताना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट है एक तरह का। इसमें बेटा एक तो आपको पहला केस बताता हूँ, ये है कॉन्स्टेंटेंट। कॉन्स्टेंटेंट कॉन्स्टेंटेंट एक तो ये होना चाहिए। ये क्या चीज़ होती है, इसके अंदर कॉपर होता है बेटा कितना 60%, और इसके अंदर निकिल होती है कितनी 40%। तो आपका ये जो है एलॉय जो आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाता है। और भी है, मैंगनीन है, सेकंड कौन सा है, मैंगनीन। मैंगनीन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंगनीन के अंदर जो है कंपोजिशन किस किस चीज़ का होना चाहिए, ये कॉपर होनी चाहिए बेटा इसके अंदर 84%, और मैंगनीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैंगनीज होनी चाहिए 12%, और इसी के साथ इसमें निकिल होना चाहिए 4%। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दे देगा। क्लियर है बात, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा रेजिस्टिविटी, रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड कॉन्स्टेंटेन आर दिस। ये और ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो कंडक्टर कौन सा अच्छा होगा। देखो बेटा, जिसकी रो की वैल्यू सबसे कम होगी, रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे कम होगी, वो उतना ही अच्छा कंडक्ट करेगा। तो इन तीनों में रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, ये वैल्यू सबसे कम है, ये लीस्ट वैल्यू है या ये लोएस्ट वैल्यू आपकी, तो ये सबसे अच्छा आपका कंडक्टर होगा। इसका मतलब आपका जो सिल्वर है, वो आपका बेस्ट कंडक्टर होगा। सिल्वर क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो, ये मिनिमम है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन कहता है बेटा, इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स। नहीं भाई, सभी कंडक्टर्स के लिए अलाउ नहीं होता ये सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए। किन के लिए, ये सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए जो है ट्रू होता है। मेटालिक कंडक्टर मतलब जो मेटल से बनते हैं, ये उनके लिए तो ट्रू होता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर्स। कुछ तो होते हैं बेटा कार्बन रजिस्टर्स। क्या होते हैं, कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, मैंने बताया थे ना, इनके अंदर स्ट्रिप बनी होती हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स। क्या होते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स, तो ये दो तरह के कमर्शियली आपके रजिस्टर्स होते हैं। एक कार्बन रजिस्टर होता है और दूसरा कौन सा होता है, वायर बाउंड रजिस्टर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओम्स लॉ सिर्फ कौन फॉलो करता है, मेटालिक कंडक्टर। कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर कौन से होते हैं, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर। कमर्शियली अवेलेबल का मतलब जिसको हम बिजनेस पर्पसेस में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी टीवी स्क्रीन्स बनती हैं, बहुत सारे सर्किट बनते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमें रजिस्टर्स की डिमांड होती है। तो वो हमें मार्केट में कार्बन रजिस्टर से पूरे हो जाते हैं या फिर वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं। क्लियर होगी बात।
ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। देखो बेटा, जो भी मेटल है उसके अंदर जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बीच की जो गैप है, उसके बीच में जो कोलिजन होगा उसका जो गैप है उसमें कितना टाइम लग रहा है, मतलब ए से लेकर बी तक आने में कितना टाइम लगा, कोलिजन का टाइम यही कहलाएगा, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर होगी बात, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाने से ये ए बी का जो गैप है ये जल्दी कवर हो जाएगा। जो चीज़ तेज़ चलेगी तो गैप कम हो जाएगा जल्दी, कि नहीं, तेज़ चलोगे तो जल्दी पहुँचोगे। तो वही बात है कि ए से बी के बीच का जो गैप है वो जल्दी कवर हो जाएगा, मतलब जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा। गॉट द आइडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा व्हाट इज नॉन ओमिक डिवाइसेस, गिव एग्जांपल। नॉन ओमिक डिवाइस वो होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती मतलब V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है कि नॉन ओमिक डिवाइसेस का एग्जाम्पल दो, तो बेटा सेमी कंडक्टर डायोड बनते हैं। क्या बनते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड, आपके कोर्स में है ये सेमी कंडक्टर डायोड, PN या फिर NP, ठीक है, एक ही बात है, PN या NP या PNP या NPN, इस तरह के जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें नॉन ओमिक जो है आपके डिवाइसेस हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, V इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करते हैं। जब कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा PNP और NPN वगैरह क्या होते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। यहाँ आप सिर्फ ये याद रखो कि ये ओम्स लॉ मतलब V इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है नेम 3 मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, उल्टी कहानी हो रही है। तो एक तो हो गया बेटा सिलिकन, कौन सा, सिलिकन हो गया, एक हो गया आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम, क्लियर है, और एक हो गया आपका कार्बन, क्या चीज़ हो गई, कार्बन। ये 3 आपके ऐसे मटेरियल हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है। गॉट द आइडिया, फैक्ट है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ड्यू टू। ये आपका कोई सेल है, ये आपका कोई सेल है और इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोड ये लगा, एक इलेक्ट्रोड ये लगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इसके अंदर आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल्स में क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, ठीक है, और आपके क्या होते हैं, एन आयन होते हैं, क्या होते हैं, एन आयन, ये निगेटिव आयन्स भी होते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो इनके मोशन को रोका जाता है, या तो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा, निगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल कर रहा होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, मतलब इनके मोशन को रोका जाता है। और मोशन का रुकना ही तो क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस। तो ये जो आयन्स हैं इनके बीच में जो आयनिक इंटरेक्शन होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह बनता है। क्लियर होगी बात। अरे आयन है तो आयनिक इंटरेक्शन होगा कि नहीं, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इसकी वजह से इनकी जो मोशन की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी बदल सकती है और उसका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, इसलिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है एक्सप्लेन वाई रेजिस्टेंस बिकम्स मोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा आर इक्विवेलेंट निकालने का मेथड क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो जब जुड़ जाएंगे तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाएगी, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। ये रीज़न है कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को तो उसका जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू मोर मिलती है, आर इक्विवेलेंट आपको मोर मिलेगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि जुड़ने का मेथड आपका बिल्कुल सिंपल है, जैसे अलजेब्रा जुड़ती है उस तरह से ऐड हो जाते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक्सप्लेन वाई रेजिस्टेंस बिकम्स लेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, इस तरह से आता है। तो R इफेक्टिव कैसे आ जाएगा आपका, R इफेक्टिव आ जाएगा बेटा आपका जा करके R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये जो वैल्यू आती है, ये जो भी पूरी वैल्यू आएगी, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो थे R1 और R2 उससे क्या आएगी, लेस आएगी। नहीं समझ आई बात। जैसे मान लो R1 आपका था 10
और R2 था आपका 20। तो ये जो R इफेक्टिव आएगा ये 10 भी नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, ये इन दोनों से ही छोटा होगा। ये हो सकता है कोई 7 हो या 6 हो या 3 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब 10 और 20 से तो छोटा ही मिलना है आपको, ठीक है। इसलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको लेस मिलती है। क्लियर होगी बात? इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, इज द फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर ट्रू फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस ऑल्सो। क्या नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए फार्मूला आपका वैलिड होता है, ट्रू होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। तो ये फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए है, V इज इक्वल टू आई आर जो है ये आपका रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस के लिए वहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ नहीं है ये, ठीक है, ये ओम्स लॉ नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा? यस। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 मिली ओम है, ये मिली ओम, मिली ओम। मिली ओम को ओम में बदलना पड़ेगा तो क्या करोगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो ये क्या है? 2 × 10⁻³ ओम है। तो ये है आपका आर, और पूछ क्या रहा है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? जी। तो जी का मतलब क्या हो जाएगा? 1/r होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या आएगी वैल्यू? 2 × 10⁻³ कितनी? -3। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नीचे ओम था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ओम की पावर -1 हो जाएगा, या इसी को मोह बोल दूंगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 ओम इनवर्स। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर? 5 × 10⁻² ओम इनवर्स, या इसी को क्या बोल सकता हूँ मैं? साइमन बोल सकता हूँ। तो ये इतना कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ज्वाइन 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम ईच सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम। तो ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हम 2 ओम के रेजिस्टेंसेज को कैसे आपस में अटैच करें कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आ जाए। देखो बेटा, एक तो ये केस बनता है कि मैं इन तीनों को 2-2 ओम के जो रेजिस्टेंस है यूँ ऐड कर दूँ, इस तरह से ऐड कर दूँ। तो 2 ओम इसका, 2 ओम इसका और 2 ओम इसका। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपके सामने, ये कहता है ए 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस नॉन इंसुलेटेड रेजिस्टेंस वायर इज बेंट इन द मिडिल बाय 180 डिग्री। क्या किया गया? ये आपका जो था 4 ओम का रेजिस्टेंस था, कितना था ये? 4 ओम का रेजिस्टेंस था। तो R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ρl/a, और ये चीज़ किसके इक्वल है? 4 ओम के इक्वल है। क्लियर हो गई बात? अब इसने क्या कहा, इसको यहाँ से बेंड कर दिया गया, इसको मोड़ लिया गया। क्या किया गया? इसको मोड़ दिया यहाँ से, ये यूँ था, इसको घुमा करके यूँ कर दिया गया। क्लियर है? तो जब यूँ करोगे तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये इसकी जो एरिया है वो डबल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका डबल हो जाएगा। तो जो ए डैश आएगा वो क्या हो जाएगा? शुरू वाले का डबल हो जाएगा, और जो एल डैश आएगी लेंथ वो शुरू वाले की कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो तो बदलना नहीं, जो रेजिस्टिविटी होती है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो चेंज होना नहीं, रो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? एल डैश अपॉन ए डैश आ जाएगा। तो ये कितना सॉल्व हो गया आएगा? रो तो ऐसे का ऐसा, एल डैश की जगह क्या लिख लूँगा? l/2 लिख दूंगा, और ए डैश की जगह क्या लिख लूँगा बेटा? ए डैश की जगह 2a लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 2a। तो अब ज़रा दिमाग लगाओ, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये बचा इतना हिस्सा, ρl/a, और ρl/a की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 ओम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये 4 ओम तो ऊपर आ गया, और नीचे 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 1 ओम। इसका मतलब है अगर आप वायर को 180 डिग्री बीच से बेंड करके आपस में मोड़ देते हो, ट्विस्ट कर देते हो,
इसने क्या किया हुआ है, ये आपका ए से लेकर बी तक था, ठीक है, इसको जो है सी वाले पॉइंट से इसने फोल्ड कर दिया, सी वाले पॉइंट से फोल्ड करते ही क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये आपका डबल हो जाएगा, तो एरिया डबल हो जाएगा और लेंथ हाफ हो जाएगी। ये इसका जो है क्वेश्चन पूछ रहा था ये। समझ में आ गई बात आपकी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, R इजल टू रो एल बाई ए, ये 4 ओम हो गया। अब एरिया कितना हो गया नया 2a, नई लेंथ कितनी हो गई L/2, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया रो एल डैश बाई ए डैश। रो चेंज होता नहीं है क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, चाहे तार आपका छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो या फिर बहुत मोटा हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे, मटेरियल से लेना देना है, ठीक है। मटेरियल तो मैंने बदला नहीं है, इसलिए रो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जो वैल्यूज पुट कर दिया एल डैश की, ए डैश की, मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 ओम। इसका मतलब है 180 डिग्री पर सी पॉइंट से अगर मैं बेंड करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा।